नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मिश्रण, यौगिक, तत्व इनके बारे में अध्ययन किया। आज हम इस पाठ का आगे अध्ययन करते हैं। उससे पहले हम मिश्रण व यौगिक के बारे में अंतर करते हैं कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मिश्रण व यौगिक में क्या अंतर है, तत्व व यौगिक में क्या अंतर है। तो मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। मिश्रण तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो मिश्रण का निर्माण किससे होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। और यौगिक का निर्माण कब होता है, जब कोई 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। इसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती, इसमें रासायनिक क्रिया होती है। मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यौगिक होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। मिश्रण जो होते हैं उन्हें सामान्य भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, हाथों से चुनकर या छानकर अलग किया जा सकता है। लेकिन यौगिक होते हैं वो रासायनिक विधियों से ही उनको अलग किया जा सकता है, क्योंकि इनका निर्माण भी रासायनिक विधियों से होता है, तो इनको पृथक भी रासायनिक विधियों से ही किया जा सकता है। मिश्रण जो होते हैं, मिश्रण के अंदर जो भी पदार्थ उपस्थित होते हैं तो इसमें उपस्थित जितने भी संगठक पदार्थ होते हैं वो अपने मूल गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रासायनिक संगठन है वो मिश्रण बनते समय परिवर्तित नहीं होता है। जबकि यौगिक जो होते हैं वो जब 2 या 2 से अधिक तत्व जब रासायनिक क्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसका रासायनिक संगठन है वो उसके गुण बदल जाते हैं और वो नए गुण प्रदर्शित करता है। तो इसमें उपस्थित संगठक के मूल गुण हैं वो यौगिक बनते क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। मिश्रण जो होता है उसमें उपस्थित संगठकों का अनुपात निश्चित नहीं होता कि वो किस अनुपात में मिलाएं, वो किसी भी अनुपात में मिलाए जा सकते हैं। लेकिन जब रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें 2 या 2 से अधिक जो संगठक पदार्थ मिलाए जाते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। जैसे हमने पढ़ा कि जल के जब एक अणु का निर्माण करना हो तो उसमें हाइड्रोजन के 2 और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलता है, तब एक यौगिक का, जल के एक यौगिक का निर्माण होता है। तो ये तो था मिश्रण व यौगिक में अंतर। अब हम तत्व या यौगिक में अंतर करते हैं कि जो तत्व होते हैं इसमें एक ही प्रकार के परमाणु, क्योंकि कोई भी तत्व है जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तो सोने के अंदर केवल सोने के तत्व पाए जाएंगे, लोहे के अंदर केवल लोहे के तत्व है। लेकिन यौगिक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है। तो तत्व में इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जबकि यौगिक होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु की रासायनिक क्रिया द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसमें परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। तो तत्व जो होते हैं इन्हें न तो भौतिक विधि से और न ही रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वो होता ही एक ही तत्व है। तो और यौगिक जो होते हैं केवल उन्हें रासायनिक विधि से ही पृथक किया जा सकता है, भौतिक विधि से इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तत्व होते हैं वो पदार्थ का मूल रूप होता है, कोई भी पदार्थ है उसका तत्व हो जाए वो उसका मूल रूप होता है। जबकि यौगिक होते हैं वो तत्वों से बनते हैं और नया पदार्थ बनता है। तो ये है तत्व और यौगिक में अंतर। अब हम आगे पाठ का अध्ययन करते हैं कि विलयन। अब हम पढ़ते हैं विलयन क्या होते हैं। विलयन किसे कहते हैं, जब 2 या कोई 2 से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण बनाते हैं, समान रूप से घुलते हैं, तो उससे विलयन का निर्माण होता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समान रूप से घुल जाए, समांगी मतलब जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ है वो समान रूप से आपस में घुल जाते हैं तो विलयन कहलाता है। जैसे नींबू जल, पानी के अंदर नींबू डाल दें, चीनी डाल दें, तो उसमें वो पानी और नींबू और चीनी तीनों समान रूप से घुल जाते हैं, तो वो तीनों का एक समांगी मिश्रण बन जाता है। सोडा जल है, जैसे हम कोक वगैरह जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो वो एक सोडा जल होता है, वो भी एक विलयन का उदाहरण है। विलयन जो होते हैं वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, तरल अवस्था में भी पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे इनके अलग अलग उदाहरण हैं कि ठोस विलयन का उदाहरण मिश्र धातु होती हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को जब मिश्रित किया जाता है तो उससे मिश्र धातु का निर्माण होता है। और तरल विलयन का उदाहरण है जैसे नींबू पानी है, तो नींबू पानी है वो तरल विलयन का उदाहरण है, जिसमें जो विलायक जल होता है उसके अंदर नींबू, चीनी वगैरह, नमक सब घुले हुए रहते हैं
तो ये तरल विलयन का उदाहरण है। गैसीय, अपने वायुमंडल में जो वायु है वह गैसीय विलयन का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें गैसीय अवस्था में एक दूसरे में समांगी रूप से जुड़ी हुई रहती हैं। तो जो विलयन होता है उसके अंदर विलयन में जो कण होते हैं वो समान रूप से फैले हुए रहते हैं, अर्थात इनके कणों का अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। अब कोई भी विलयन के अंदर जो भी पदार्थ हैं वो सारे समान रूप से फैले हुए हैं, तो उनको अलग अलग पृथक पृथक नहीं पहचाना जा सकता है। जैसे नींबू पानी में अगर हम चीनी व नींबू का एक ही स्वाद होता है, अब आप कहीं से भी चम्मच भरें उस गिलास में से तो आपको नींबू और चीनी का समान रूप से स्वाद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें समान रूप से घुले हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि चखने पर नींबू का स्वाद अलग आए और चीनी का अलग आए, क्योंकि दोनों समान रूप से उस विलयन में घुले हुए होते हैं, इसलिए दोनों का समान रूप से स्वाद प्राप्त होता है। मिश्र धातुएं, अभी हमने पढ़ा विरोध विलयन का उदाहरण पढ़ा मिश्र धातुएं, तो हम मिश्र धातु के बारे में पढ़ते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। उदाहरण जैसे तो वे धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है वो मिश्र धातु कहलाता है, जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती है, जो पदार्थ का रासायनिक संगठन है वो बदलता नहीं है। हालांकि इसे हम मिश्रण ही मानते हैं, यौगिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये घटकों के गुणों को प्रदर्शित करता है। उस मिश्र धातु में जितने भी पदार्थ जुड़े हुए हैं तो उन सब के गुण हैं वो अलग अलग अपना प्रदर्शित करता है, इसलिए मिश्र धातुओं को मिश्रण ही माना जाता है। उदाहरण जैसे पित्तल होती है। पित्तल कोई एक धातु नहीं है, पित्तल एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें जिंक की मात्रा 30% और कॉपर की मात्रा 70%। इस अनुपात में जब मिला देते हैं तो दोनों का एक समांगी मिश्रण बनता है, वो कहलाता है पित्तल। तो परीक्षा में आता है पित्तल है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो याद रखना जिंक व कॉपर का मिश्रण है। और इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, तो मतलब जिंक के अंदर पित्तल के अंदर 30% जिंक होता है और 70% उसके अंदर कॉपर तांबा होता है। अब हम विलयन के बारे में अध्ययन करें तो विलयन के कुछ प्रमुख गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विलयन के गुण क्या हैं। तो विलयन का सबसे पहला गुण है विलयन एक समांगी मिश्रण है, जिसमें सभी पदार्थ के जो घटक होते हैं वो समान रूप से उसके अंदर घुले हुए होते हैं। विलयन के जो कण होते हैं, विलयन के अंदर जो उपस्थित कण होते हैं उनका व्यास बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। कोई पूछे 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, जो विलयन में समान रूप से वितरित होते हैं, इसलिए इन्हें आंखों से नहीं, तो विलयन के अंदर जो कण घुले हुए हैं तो उनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। और विलयन के अंदर जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है, मतलब टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। अगर टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता तो हमें उस विलयन में से प्रकाश के कण हैं, प्रकाश गुजरते समय प्रकाश कणों से टकराकर हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता, लेकिन विलयन में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। विलयन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और विलयन को छानने की विधि से विलय के कण, जो विलयन होता है उसमें दो होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। विलायक वो पदार्थ होता है जिसमें विलेय पदार्थ घुले हुए होते हैं, तो विधि से विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता छानकर। तो विलयन जो होता है वो दो पदार्थों का मिश्रण होता है, 2 या 2 से अधिक। तो उस विलयन के अंदर जो इस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक कहलाता है, जिसके अंदर दूसरा पदार्थ आके घुलता है। तो विलायक की मात्रा वह होती है जो ज़्यादा होता है, जिसके अंदर दूसरा पदार्थ घुलता है, वो कहलाता है विलायक। विलेय पदार्थ वो होता है जिसमें विलयन की मात्रा कम होती है, जो किसी विलायक के अंदर घुलता है, वो विलेय कहलाता है। तो विलायक किसे कहते हैं? विलयन का वह घटक जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होती है, जो दूसरे घटकों को अपने अंदर घोल लेता है, विलायक कहलाता है। तो विलायक की मात्रा किसी भी विलयन में ज़्यादा होती है, वह अन्य पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है। जैसे पानी है, तारपीन आदि विलायक का कार्य करते हैं।
प्रकृति में सबसे अच्छा विलायक, सस्ता विलायक पानी माना गया है। दूसरा है विलेय। विलयन का वे घटक जिसकी विलयन में मात्रा कम होती है और जो घुलता है विलायक के अंदर, जो विलायक में घुला रहता है, विलेय कहलाता है। जैसे नमक है, पानी के अंदर नमक घोड़ा, चीनी घोड़ी, सोडा पानी, तो ये सारे क्या हैं, विलेय पदार्थ होते हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं या अन्य विलायक में घुल जाते हैं। जैसे उदाहरण है कि चीनी प्लस जल का जो विलयन है, उसमें चीनी जो होती है वो ठोस है, जल होता है वो तरल है। तो ये तरल है, विलायक का जल यहाँ पे विलायक का कार्य कर रहा है, चीनी कौन है, विलेय पदार्थ है। ऐसे आयोडीन प्लस एल्कोहल का विलयन, परीक्षा में ये याद रखना, आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं। ये आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है, जिसमें आयोडीन तो विलेय होता है और एल्कोहल जो होता है वो विलायक होता है। वात युक्त पेय यानी जो सोडा है, कोल्ड ड्रिंक है, जो गैसीय विलयन कहलाते हैं, तरल गैसीय विलयन बोलते हैं जिनको, इनमें जो जल होता है वो विलायक होता है और इसके अंदर जो गैस भरी रहती है CO2 वो विलेय का कार्य करती हैं। वायु, अपना जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वह गैसों का विलयन है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो कोई पूछे कि वायुमंडल के जो वायु है उस विलयन में, मिश्रण में विलायक कौन है, तो जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा, तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, तो नाइट्रोजन है वो विलायक का कार्य करता है। और उसके अंदर जो अन्य गैसें होती हैं, ऑक्सीजन है या अन्य जो भी ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारे विलेय पदार्थ कहलाते हैं। तो विलायक कौन होता है, नाइट्रोजन, वायुमंडल की गैस में, ध्यान में रखना ये। अब विलयन की सांद्रता की बात करते हैं। किसी भी विलयन के इकाई आयतन में, कोई भी विलयन है उसका जो इकाई आयतन है, उस इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है, उपस्थित मात्रा होती है, उसको विलयन की सांद्रता कहती है। यदि विलयन में अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी तो वह सांद्र विलयन कहलाएगा। यदि विलयन की मात्रा कम होगी तो उसे तनु विलयन कहते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न आता है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर, कोई भी एक निश्चित ताप जिस पर वह कोई पदार्थ को अपने अंदर जितना घोल सकता है, अधिकतम मात्रा पदार्थ की जितनी वो घोल सकता है, वो उसे संतृप्त घुल जाती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ जब और अधिक नहीं घुलता हो, जितना घुलना है वो घुल गया, उसके बाद में उसमें घुलना बंद हो जाता है, तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यदि हम एक गिलास पानी लें और यदि हम उसके अंदर चीनी मिलाते रहें, डालते रहें और हिलाते रहें, तो एक सीमा आएगी, जब वो चीनी उसके अंदर घुलनी बंद हो जाएगी तो वह उसकी अवस्था होती है, वो संतृप्त अवस्था कहलाती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जिसके अंदर और ज़्यादा चीनी अब नहीं घुलेगी तो उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। जैसे हम खाना खाते हैं तो एक निश्चित, एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, फिर हमारा पेट भर जाता है, हम खाना खाना बंद कर देते हैं, तो वो हमारी कौन सा है, संतृप्त अवस्था हो गई। ऐसे ही एक असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा होती है वो यदि उसकी संतृप्तता से कम घुली हुई हो, तो पदार्थ की मात्रा संतृप्तता घुलने की क्षमता से कम हो, तो उसे विलयन को क्या बोलते हैं, असंतृप्त। यानी संतृप्त विलयन से कम घुला हुआ हो विलेय पदार्थ, तो उस मात्रा को क्या बोलते हैं, उस विलयन को क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा या जो सांद्रता है, यदि वो संतृप्त विलयन से ज़्यादा हो, यानी संतृप्त होने के से ज़्यादा उसमें घोड़ा जाए, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये विलयन की सांद्रता के आधार पर संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त, ये 3 प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें घुलनशीलता किसे कहते हैं, तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है। कोई भी पदार्थ जिसका ताप निश्चित ताप पर, यदि उस पदार्थ में, उस विलायक में विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है, वह उस विलेय पदार्थ की क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। तो आज हमने विलयन के बारे में पढ़ा।
और विलायक के बारे में, विलय के बारे में, विलयन के गुण के बारे में, मिश्रण यौगिक में अंतर, तत्व यौगिक में अंतर पढ़ें। अगले पाठ में हम कोलाइड विलयन पढ़ेंगे, निलंबन के बारे में पढ़ेंगे और पदार्थों को पृथक करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।